मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के एक दिग्गज जिनका नाम है डॉक्टर अशफाक अहमद खान जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। थैंक यू वेरी मच। सर, शुरुआत करते हैं हम आपके एक छोटे से परिचय से हमारे दर्शकों के लिए। सर, मैं अपना परिचय इस तरह से दूंगा। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं डॉक्टर अशफाक अहमद खान, शिक्षा के क्षेत्र से। फिलहाल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का, और लालबाग गवर्नमेंट उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल में फिलहाल मैं उर्दू के पोस्ट पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के फराइज को अंजाम दे रहा हूँ। जी सर। सर, शुरुआत करते हैं हम आपके जहाँ से सफ़र शुरू हुआ होगा कि आपका बचपन कैसा था, शिक्षा कैसी रही, और आप एक इस तरह का शिक्षा के क्षेत्र में नाम कैसे बना। बचपन की अगर सर बात करें तो मैं आपको बताऊं कि चूंकि मेरे पिताजी जो थे, मेरे वालिद साहब, वो प्राइमरी के टीचर थे। बाद में प्रमोट होकर के वो ADIS के ओहदे पर आए, और उसके बाद गवर्नमेंट उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल लालबाग से वो रिटायर हुए। लेकिन उस टाइम पीरियड में हम 5 भाई थे, 3 बहनें हैं, और इस तरह से मम्मी को मिलाकर हम लोग 10 का परिवार था, और अकेले पापा कमाने वाले थे। बचपन में जब हम लोग को एजुकेशन की तरफ उन्होंने मोड़ा, तो हमारे साथ के जो उठने वाले बच्चे थे वो लोग सब चूंकि धंधे पानी में लगे हुए थे, वो कमा के लाते थे और अच्छे से अच्छा खाते थे। लेकिन हमारे वहाँ वालिद साहब अकेले, मेरे फादर अकेले कमाने वाले थे, और हम 8 लोग पढ़ने वाले थे। तो वो जो बचपन का जो समय है वो बहुत ही कहना चाहिए कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और किस तरह से मेरे मम्मी ने, मेरी पापा ने खुद को भूखे प्यासे रखकर हम 8 भाई बहनों को बहुत ही ऊंची हायर एजुकेशन दिया। और अल्लाह का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे वालिदैन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो गवर्नमेंट उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल कमल टाकिस के पास जो थी, उससे वहाँ से वो रिटायर हुए अभी। उसके बाद मेरे भाई आजम खान साहब, उन्होंने जब देखा कि परिवार में हायर एजुकेशन लेने में दिक्कत आ रही है और वालिद साहब की एक सिंगल आमदनी से गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सूरत में उन्होंने हायर सेकेंडरी की इम्तिहान पास करने के बाद वो हमारे नाना के घर, जो कि खंडवा में था, बहुत ही मशहूर शख्सियत थी वो, नवाब बेग बत्ती वालों के नाम से, वो वहाँ चले गए, और उनके वहाँ जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिक का ये जो फिटिंग वगैरह होती है इसका काम सीख करके आए। और फिर बुरहानपुर में उन्होंने न्यू साउंड सर्विस के नाम से दुकान खोली, और वो दुकान आज 1980 के आसपास से आज तक बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रही है। और उनकी ही कोशिशों से फिर हमने बाकी का हायर एजुकेशन लिया। उसमें मैं खुद मतलब हायर एजुकेशन लेने के साथ साथ 5-7 डिग्रियां ली मैंने, पोस्ट ग्रेजुएट की, साथ ही साथ PhD भी किया है मैंने। और मेरे से जो मेरा छोटा भाई है वो डॉक्टर एहतेशाम खान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। साथ ही साथ छोटा भाई है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो होती है उसमें बॉम्बे में CEO है। और 2 बहनें हैं, एक सिंधीपुरा स्कूल में टीचर है, दूसरी बहन हरिपुरा स्कूल में टीचर है, और एक बहन जो है वो उसका विवाह, उसकी शादी जो है वो इंदौर में हुई है, आज़ाद नगर में रहती है। और वो मेरा वहाँ पर एक माही ट्रांसपोर्ट है, बहुत नेशनल लेवल का ट्रांसपोर्ट है, वो वहाँ पर वो ब्याही हुई है। तो स्ट्रगल तो बहुत रहा, बचपना भी बहुत उससे गुजरा, लेकिन माँ बाप की जो मेहनतें रही, उन्होंने भूख प्यास को नहीं देखा, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दी। मैं मेरे वालिद साहब का, मेरी वालिदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ।
बिल्कुल सर। सर जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं मीन्स कि आपके जितने भी ब्रदर और सिस्टर्स हैं वो जी कहीं ना कहीं एक अच्छे ओहदे पे है और जी एक जी सर। अच्छी लाइफ जी रहे जी हैं। सर। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन आपके क्षेत्र से लेते हैं हम लोग जी कि बिल्कुल। शिक्षा का क्षेत्र बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जी सर। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो उस क्षेत्र में कार्य करने के दौरान कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तो कोई एक ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए लेकिन आपने उसका सामना करा और अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे। सर टीचिंग लाइन जो है वो बहुत ही इज्जत की लाइन है। जी और चूंकि वहाँ हमारा ताल्लुक जो है, हमारा जो डायरेक्टली रिलेशन होता है वो बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स से होता है। जी। और कोई भी पालक हो सर, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, वो अपने बच्चों के गुरुओं का बहुत सम्मान करता है सर। बिल्कुल सर। और हमारे इस देश की संस्कृति है, तहजीब है, कल्चर रहा है जी। कि वो गुरुओं को बहुत सम्मान देते हैं। हम्म, और ऐसी स्थिति के अंदर सर हम गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं स्पेशली, उन सब के सामने ये स्पेशली चुनौती रहती है कि बच्चे जो हैं वो बैकवर्ड क्लास से बहुत आते हैं जी। और उनका जो एजुकेशन का जो लेवल होता है सर वो बहुत निम्न स्तर का होता है। बिल्कुल। और जब वो आकर के हमारे स्कूलों में उनका एडमिशन होता है तो वहाँ किसी प्रकार का कोई क्विज, कोई उनका इंटरव्यू या किसी भी किस्म का कोई उनसे क्वेश्चन नहीं होता। सीधे वो आते हैं और अपना एडमिशन करा के अगले दिन क्लास में एडमिट हो जाते हैं। बिल्कुल। अब चुनौती हमको वहाँ ये होती है कि जब कहीं कोई छोटा मोटा कोई त्यौहार आया या कोई घर में फंक्शन हुआ तो बच्चे ऑटोमेटिक वहाँ से छुट्टी हो जाते हैं, बगैर बोले भी छुट्टी लेके चले जाते हैं। जी। अब वहाँ हमारी क्लासें खाली हो जाती है और कोई त्यौहार आता है तो उसको वो एक दिन की छुट्टी लेने के बजाय 4-4 दिन 5-5 दिन गैरहाजिर हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती रहती है। हमको बार बार पर डे हर क्लास टीचर को अपने टोटल बच्चों को फोन लगाने पड़ते हैं, उनके पेरेंट्स को बताने पड़ते हैं कि भाई क्यों छुट्टी लिया, आप आइए। एक दिन भी अगर वो छुट्टी लेता है तो हमारे स्कूल के अंदर हमारे प्रिंसिपल साहब और सभी लोग, पूरे टीचर्स जो है उनको फ़ोन लगाकर इन्फॉर्म करते हैं और उनको किसी भी स्थिति में स्कूल में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी। और उन कोशिशों में कई मरतबा ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं उसकी तबीयत खराब है, जबकि मालूम ये होता है कि वो कहीं किसी विवाह के किसी या शादी के किसी प्रोग्राम में है। तो फिर वो वहाँ हमको तकलीफ हो जाती है कि बच्चों को आप पढ़ाने के बजाय दूसरी एक्टिविटी के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इसकी कहीं ना कहीं जो शासकीय शिक्षक है उनको ये चीजें फेस करनी पड़ती है कि बच्चा अनुपस्थित हो जाता है बिना कारण के, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उतने शिक्षित नहीं होते हैं और वो नहीं भेज पाते हैं और कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। सर अगला क्वेश्चन उसी क्षेत्र से मैं लेता हूँ कि आपने जो अपनी शिक्षा कंप्लीट करी तो आप किस किस उपलब्धियां आपने पाई या उपाधियां आपको मिली? सर शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो प्राइमरी स्कूल मैंने सर मेन उर्दू जो कमल टाकिस के पास है वहाँ से मैंने 1 से 5 की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ जो मेरे सर थे, एक तो फैयाज जनाब थे, दूसरे सज्जाद जनाब थे, महमूद अली जनाब थे और अतीक उल्ला खान साहब। इन लोगों ने बहुत मेहनत से वहाँ हमको पढ़ाया और हम जब 5वीं पास हुए तो 5वीं सर बोर्ड हुआ करती थी। तो उस बोर्ड की 5वीं क्लास में मैंने उस स्कूल में टॉप किया था। तो टॉप करने का जो वहाँ मुझे इनाम मिला 5वीं में, उस दिन मुझे समझ में आया कि एक्चुअली इनाम होता क्या है और वो कितना आपको खुशी पहुंचाता है। तो वहाँ से मैं 5वीं पास करने के बाद में हकीमिया हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ हमने एडमिशन लिया। वहाँ 6वीं से 8वीं तक की तालीम हमने वहाँ हासिल की और वहाँ हम जब 8वीं बोर्ड था और बोर्ड जो था वो होशंगाबाद था, उसका संभाग से वो परीक्षा होती थी 8वीं की। तो होशंगाबाद से पेपर आते थे, वहीं जचने के लिए जाते थे और जब उसका रिजल्ट आया तो मैं मेरी नानी के वहाँ था खंडवा में। तो वहाँ मेरे वालिद साहब ने मुझे खबर पहुँचाई कि बेटा तुमने 8वीं क्लास में भी टॉप किया है और यहाँ बहुत आपका नाम हो रहा है और आपको यहाँ इनाम मिला है। वो इनाम लेकर मैं खंडवा आऊँगा तो आपको दूंगा। तो 8वीं मैंने वहाँ से पास की। उसके बाद 9th क्लास में हमने वहीं एडमिशन लिया। 9th क्योंकि हकीमिया जो है वो मल्टीपर्पज़ स्कूल है, वहाँ हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों मीडियम मतलब एक साथ संचालित होते थे। तो वहाँ पर एक आपको मैं बताऊंगा कि 9th क्लास से
जब हमने अपना सब्जेक्ट चुना। अभी हमें 11th में चुनना पड़ता है, लेकिन हमारे टाइम में 9th क्लास से सब्जेक्ट चूज हो जाते थे। तो वहाँ हमने मैथ साइंस चुना था। अब उस मैथ साइंस में जब हमने चुना था, तो आज जो मैक्रोविजन आप देख रहे हैं, जो कि आज एक ब्रांड है, नाम है देश के अंदर, आनंद चौकसी जी, चूंकि वो मेरे क्लासमेट रहे, हम साथ में पढ़े, और चूंकि आनंद और अशफाक दोनों सेम लगभग नाम है, तो हमारी जब एग्जाम भी होती थी तो हम एक ही बेंच पे बैठते थे, क्योंकि रोल नंबर हमारा उसी सीक्वेंस में आता था। फिर वहां से हमने हायर सेकेंडरी पास की, और सिर्फ उसी कॉलेज, वहां पर सिर्फ काजरिया कॉलेज लगता था, साइंस कॉलेज के नाम से मशहूर है, तो वहां से हमने बीएससी किया। बीएससी भी हमने साथ में की। बीएससी होने के बाद आनंद सर यहीं रुक गए, और मैं एमएससी, चूंकि मैथमेटिक्स में बुरहानपुर में नहीं हुआ करती थी, यहाँ एक दो ही कॉलेज थे, साइंस कॉलेज और सेवा सदन कॉलेज, और दोनों जगह मैथमेटिक्स में एमएससी नहीं था। तो फिर हमने हमारा एप्लीकेशन जो है वो एसएन कॉलेज खंडवा में लगाया, और वहाँ मेरिट के आधार पर एडमिशन होते थे, तो मेरिट में हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ, हमने वहाँ से एमएससी मैथमेटिक्स की। फिर उसके बाद में हम रुके नहीं, उसके बाद एमएससी हमने फिजिक्स में किया, एमए इंग्लिश किया, एमए उर्दू किया, और भी डिग्रियाँ पीजी की ली, और इस तरह से फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए ये हुआ सर कि जब मुझे 91 में, जब मैं एमएससी फाइनल में था, उसी वक्त वहाँ जवाहर हायर सेकेंडरी स्कूल थी, उसमें मुझे जॉब मिल गई थी। तो मैं एजुकेशन के साथ साथ मेरे को वो जॉब करने का भी मौका मिला, वहाँ मैं लग गया, एक तरह से नौकरी भी मुझे मिली। और देखा जाए तो वहाँ मुझे एक चीज़ ये रही कि वो स्कूल मैनेजमेंट का स्कूल था और एडेड स्कूल था, गवर्नमेंट से उसको अनुदान मिलता था, तो वहाँ मुझे भी अनुदान मिला और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। वहाँ मैंने देखा कि काजी, अभी वो विशाल हो गया, इंतकाल कर गए, काजी हसन रज़ा साहब और हबीब आलम साहब, ये दो बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। काजी हसन रज़ा साहब को जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सम्मानित करने के लिए उनका अनाउंस हुआ, तो उनकी बायोग्राफी पूरी मैं बाय ट्रेन दिल्ली जाकर मैंने वहाँ राष्ट्रपति भवन में सबमिट किया, और 5 सितंबर को जब उनको ये पुरस्कार मिला तो बड़ा हमको फख्र हुआ कि इस काम में हमने भी अपना योगदान दिया। फिर उसके बाद में ये हुआ कि बहुत सारे सेमिनार, साहित्य के क्षेत्र में, अदब के क्षेत्र में, कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं उस क्षेत्र में बहुत सारे सेमिनार में हमने हिस्सा लिया। सेमिनार हमने खुद करवाए, साथ ही साथ ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन भी करवाए। यहाँ फख्र की बात मेरे लिए ये है कि डॉक्टर प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी, डॉक्टर महबूब राही आकोला, डॉक्टर अजीज़ इंदौरी इंदौर से, और डॉक्टर मोहम्मद शफी बुरहानपुर से, और इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर गोपी चंद, मैं ये कहना चाहूँगा कि गुलजार दहलवी, ये ऐसे बड़े बड़े नाम जो है, इनके साथ हमें उठने बैठने का मौका मिला, और फिर इन्हीं के साथ में हमने सेमिनार में हिस्सा लिया, सेमिनार भी करवाए और ऑल इंडिया मुशायरे भी करवाए। एक वक्त ऐसा भी हुआ कि हम एक मुशायरा करवा रहे थे, और उस मुशायरे में प्रोफेसर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी, उनको भी पढ़ना था, तो वो तकरीबन 2 या 2:30 बजे के आसपास वो खंडवा पहुँचे। तो मुझे प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब ने कहा कि जाके आप उनको रिसीव कर लो और लेकर आ जाओ। तो हम उनको रिसीव करने के लिए गए, उनको लिया, वो मेज़बान होटल है खंडवा में, वहाँ पर वो फ्रेश हुए और फिर उनको लेकर के हम आए। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मुशायरा किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग तक वो मुशायरा करते रहे, पढ़ते रहे, और उनके कलाम की लोगों ने खूब पजीराई की, उनको हटने नहीं दिया, और वो बड़ा सफल प्रोग्राम हुआ। साथ ही साथ जब वहाँ से वापस पहुँचे होटल मेज़बान पे, तो हमने उनसे कहा कि सर आप खाना खा लें, तो बोले हाँ खाना लगा दीजिए आप। तो हम जब उनको खाना लगा रहे थे तो मैंने एक शब्द उनसे कहा कि सर आप ये मुजाफिर भी ले लीजिए। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा और मुझे कहा कि आप मुझे खंडवा की सरजमीन से नहीं मालूम पड़ते। तो मैंने कहा नहीं सर मैं खंडवा से ही हूँ। तो बोले नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि आप खंडवा के हो। तो मैंने कहा सर वो कैसे? बोले आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मुजाफिर, ये खंडवा की सरजमीन से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप बताएं कि आपका जन्म नेटिव प्लेस कहाँ है? तो फिर मैंने कहा सर मैं बुरहानपुर से हूँ, जन्म मेरा बुरहानपुर से है। तो बोले वो दारुस सुरूर है, वहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग पैदा हुए हैं,
जी। और इसीलिए जो शब्द आपने इस्तेमाल किया मुजाफिर का, वो ऐसी जगह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे फख्र हुआ कि भाई मेरे बुरहानपुर का नाम आज दूर दूर तक पहुंचा है। बिल्कुल सर। तो सर इस तरह से ये मेरा सिलसिला आगे बढ़ा। बिल्कुल सर। सर आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं और कई सालों से इस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही। जी जी सर। तो सर एक और क्वेश्चन हम इस क्षेत्र से लेते हैं कि उस पहले जो शिक्षा होती थी उसमें और अभी जो तकनीकी शिक्षा भी उसमें इन्वॉल्व हुई है, तो उसमें क्या चेंजेस आपको दिखते हैं? सर एक्चुअली क्या है ना कि पहले की जो शिक्षा थी वो मैनुअल थी। हर चीज़ आपको राइटिंग करके ही उसको याद भी करना है तो राइटिंग ही करना है, आपको उसको कुछ अपने सेव करना है तो राइट करके ही सेव करना है जी। आज टेक्नोलॉजी है सर। आज आप वॉइस देते हैं, सारी चीज़ टाइप हो जाती है और उसके बाद वो सेव भी हो जाती है, ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम चल रहा है सर। तो दुनिया जो है सर बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है और स्पेशली भारत कहीं पीछे नहीं है। हमारा मुल्क जो है, हमारा देश जो है बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और हमें फ़ख्र है कि हमारा जो जन्म है वो हिंदुस्तान में हुआ है, क्योंकि दुनिया में इससे अच्छा मुल्क कहीं नहीं है। ऐसा मैं मानता हूँ अपनी इंडिविजुअली तौर पर। जी सर। क्योंकि यहाँ के जो संविधान है, यहाँ का जो निवास रिहाइश, यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत मिला जुला कल्चर है और सब एक दूसरे का मान सम्मान रखते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मौका देते हैं और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते हैं। हाँ सर, जिस तरीके से आपने ओल्ड एजुकेशन और न्यू एजुकेशन के बारे में बताया और टेक्नोलॉजी की बात करी, तो एक और समस्या हम लोग जैसे कोई भी शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं तो वो चीज़ बताते हैं कि जो मोबाइल का इन्वोल्यूशन हो रहा है या टेक्नोलॉजी का इन्वोल्यूशन हो, वो एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या असर दे रहा है, वो अच्छा असर है या बुरा? सर एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी, कि हमारे देश की रक्षा या सुरक्षा के लिए हमें एटम बम बनाना बहुत ज़रूरी था जी। उसका हमने आविष्कार कर लिया जी। और उसका परीक्षण करके उसको देख लिया कि वो सफल है। अगर कोई मुल्क हमारे मुल्क पर नजरें गाड़ेगा या हमको तकलीफ देगा तो हम उसका अवश्य इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे देश के जो 140-50 करोड़ की आबादी है उसकी सुरक्षा करना लाजमी है जी। लेकिन अगर हम उसको आउट ऑफ वे जाकर के इस्तेमाल करना शुरू करें तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो नुकसान दे देगी मानव जाति को। बिल्कुल सर। तो इसी तरह मोबाइल भी है सर जी। वो जहां जिस शिक्षा के क्षेत्र में आपको अगर मोबाइल आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, ऑनलाइन उसके ऊपर मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, तो आप उसमें केवल उतना ही काम करें जिस काम के लिए आपको उसको उपयोग में दिया जा रहा है। अब चूंकि उसमें अनावश्यक ऐड आ जाते हैं, अनावश्यक जानकारियां उसमें आ जाती है, तो हमको उस तरफ नहीं जाना है जी। तो इसके लिए जितने टीचर्स हैं स्पेशली, और हम लोग तो हमारे स्कूल के सारे बच्चों को ये मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई जो आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने के लिए या हम यहाँ से जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, तो आप इसमें इसका आंसर, इसको सारी चीज़ों को क्लियर करके अगले दिन लिख करके लेकर के आएँ और क्लास में अपने टीचर्स को दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन आप पर फोकस करें। लेकिन अगर बच्चा उससे हटकर अगर दूसरे कोई कामों में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है और फिर उसके जो घातक और खतरनाक परिणाम नतीजे जो आएंगे वो बच्चे को या उसके पालक को भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मैं पालकों के लिए स्पेशली ये कहूंगा कि जब बच्चे को आप मोबाइल उपयोग या इस्तेमाल के लिए दें तो उसको थोड़ा सा वॉच करते रहें, हर 10-15 मिनट में उसके पास आकर के उसको वॉच करते रहें कि बच्चा बराबर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और उससे क्वेश्चन भी करते रहें घर के अंदर, तो वो बच्चा भी अपग्रेड होता रहता है और वो एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आई है वो आपको अपने क्षेत्र में तेज़ी से अपग्रेड करती है, अपलिफ्ट कर देती है। आप जमीन यानी मैं आपसे कहूँगा कि आप फर्श पर हैं, एक झटके में आप अर्श पर आ जाओगे, ये है टेक्नोलॉजी। सर एक और क्वेश्चन। जी सर। जो जिस तरीके से आप पहले क्वेश्चन के पहले मैं एक और बात बोल दूं कि जिस तरीके से आपने उसका एग्जांपल देके बताया परमाणु बम का कि किस तरीके से हम उसका उपयोगी तौर पे उपयोग करें तो अच्छी बात है, दुरुपयोग करें तो दिक्कत होगी। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी भी एजुकेशन में एक वैसे ही रोल परफॉर्म कर रही है कि अगर वो
उसका लाभ उठाया जाए या उपयोग किया जाए, रिसोर्स का यूज किया जाए जी जी सर। तो वो फायदेमंद है, लेकिन अगर उसको आउट ऑफ द वे जाके वर्क किया जाए तो वो दुरुपयोगी है या नुकसानदायक होगी। जी सर। सर अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि आप जो अभी तक की सफलताएं रही और एक डॉक्टर अशफाक अहमद खान जी जिनका नाम एक एक्टिव पर्सन में आता है, जी सर। तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और अभी तक की सफलता जो मिली उसका श्रेय आप किसको देंगे? 2 क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन जो आपने सफलता की बात की तो मैं आपसे ये कहूँगा कि माता पिता ने भूखे प्यासे रहकर जो एजुकेशन दिया है सर जी उसकी पूर्ति तो हम मरकर भी पूरी नहीं कर सकते। जी रहा सवाल एजुकेशन को ऊपर आगे बढ़ाना और उसको प्राप्त करने के बाद आगे अपने वर्चस्व को कायम रखना, उसमें जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, उर्दू के जो साहित्य के जो प्रोफेसर्स मुझे मिले, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं कि मेरा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और सेकंड लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो मेरा मतलब लेकिन मीडियम उर्दू रहा है, मीडियम मेरा उर्दू रहा है, यानी आप ये ट्रिक देखिए कि मीडियम मेरा उर्दू है लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज मेरी हिंदी है। अब यहाँ उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज मेरी नहीं होने की वजह से उर्दू से मैं काफ़ी दूर रहा, लेकिन जब मैं ऐसे साहित्यिक प्रोफेसर्स और ऐसे सेमिनार को मैंने अटेंड किए और मुशायरों में मैं जाने आने लगा तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, एक रास्ता मिला। और फिर प्रोफेसर मुझे मुजफ्फर हनफी साहब, काजी हसन रजा साहब, हबीब आलम साहब, इन लोगों ने कहा कि आप एमए उर्दू में कर लीजिए जी। तो उनके कहने पर मैंने एमए उर्दू में किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पीएचडी भी करें, क्योंकि आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका जज्बा हमने ऐसा देखा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनके कहने पर फिर मैंने पीएचडी के लिए डॉक्टर अजीज़ इंदौरी साहब के निगरानी में अपना पीएचडी का मकाला के लिए मैंने वो रजिस्ट्रेशन के लिए गया। मैंने उनको 8-10 टॉपिक बताए कि ये इन टॉपिकों पर मैं पीएचडी बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा कि देखिए, जो काम आसानी से आप तक पहुँच जाएगा उसकी कद्र नहीं होगी। आप ऐसा सब्जेक्ट लें जो अभी वर्ल्ड में किसी ने उस टॉपिक पर पीएचडी नहीं की जी। तो मैंने कहा सर फिर अब आप बता दें कौन से टॉपिक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डाइजेस्ट के ऊपर पीएचडी करें। अब मैंने कहा डाइजेस्ट, अब ये किस चिड़िया का नाम है? तो फिर उन्होंने बताया कि डाइजेस्ट क्या चीज़ है और डाइजेस्ट पे आप कैसे करेंगे। फिर मैंने उनको हाँ कहा और फिर उसके लिए मैंने जब रजिस्ट्रेशन करवाया डाइजेस्ट पे पीएचडी के लिए, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब मैं घर लौटा तो घर लौट करके मैं सर पकड़ के बैठ गया, माथा पकड़ के, कि यार ये तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हिंदुस्तान की बेशतर जबानों में डाइजेस्ट शाये होते हैं, पब्लिश होते हैं जी, अलग अलग जबानों में। अब अगर हमने किसी जबान को छोड़ दिया और उसके डाइजेस्ट का उपयोग नहीं किया तो हमारी पीएचडी जो है वो सक्सेस नहीं होगी। फिर हमको हमारे गाइड ने बताया कि हम इसमें जो जबान आपको आती है हम उसको एक क्राइटेरिया ले लेते हैं और उन जबानों में ही हम अपने डाइजेस्ट को उपयोग में लाएंगे। तो हमने कहा कि भाई हमको हिंदी भी आती है, हमको इंग्लिश भी आती है, हमको उर्दू भी आती है, तो इन ज़बानों के डाइजेस्ट को हम ले लें। तो हमने देखा कि इंग्लिश जब हमने हमारे पीएचडी की उसमें शामिल किया तो इंग्लिश डाइजेस्ट जो है वो फरवरी 1922 में पहला डाइजेस्ट शाया हुआ था यूएसए से। अब वो डाइजेस्ट मिलना मुश्किल, उसके लिए हम परेशान हुए। इसी तरह हमने उसको लिया, हासिल किया और उसके बाद 1922 से लेकर के 2017 तक के जितने इंग्लिश के डाइजेस्ट आए हैं वो सारे डाइजेस्टों को हमने कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, कहीं लोगों से जो पढ़ते थे उस दौर के ब्रिटिश काल में जो लोग पढ़ते थे, अभी एजेड हो गए, 90-95 साल की एज हो गई, उनसे कांटेक्ट करके हमने वो डाइजेस्ट हासिल किए। और इसी साथ हमने हिंदी के भी डाइजेस्ट हासिल करे और उर्दू के डाइजेस्ट हासिल करे। उर्दू के ज़्यादातर डाइजेस्ट इंडिया से तो कम निकले लेकिन पाकिस्तान से बहुत निकले। तो फिर हमने कुछ कांटेक्ट वहाँ भी किया कि भाई कोई डाइजेस्ट हमको अगर मिल जाते हैं तो वो ऐसे करके हमने कम से कम 500 से 700 डाइजेस्ट इकट्ठे की और 1922 से लेकर 2017 तक। और फिर उसके अंदर हमने सारे डाइजेस्ट का स्टडी करी, इतने डाइजेस्ट की, और फिर उसके बाद में हमने हमारी पीएचडी को पूर्ण किया। इसमें एक स्पेशली चीज़ ये है कि 90 के दशक की बात है वो,
कि जब हम इंग्लिश डाइजेस्ट पर बात काम कर रहे थे तो हमने देखा कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके आर्टिकल जो इंस्पायर के लिए था, आर्टिकल उसमें कि कैसे आप जमीन से उठ करके आसमान तक पहुंचेंगे, तो उस आर्टिकल को भी मैंने अपनी पीएचडी में शामिल किया। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए। बहुत बड़ी बात ये मेरे लिए फख्र की बात है। जी सर। सर अगली बात कि हमारे देश के युवाओं को आप क्या संदेश? सर देश के युवाओं के लिए तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा पैगाम यही रहेगा, एक संदेश यही रहेगा, मैसेज, कि एजुकेशन के बगैर सर कुछ भी संभव नहीं है। आप किसी भी स्तर पर एजुकेशन हासिल कीजिए, आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा। क्योंकि एजुकेशन अगर आपके पास आता है, जो काम सर तलवार और एटम बम नहीं करता, वो काम आपका कलम करता है, आपका पेन करता है, आपका एजुकेशन करता है। और एजुकेशन आपको अच्छे और बुरे में तमीज सिखाता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, और आपको सेल्फ डिसीजन लेने के लिए प्रोवाइड करता है कि ये डिसीजन लूंगा तो मैं तरक्की पाऊंगा, और ये डिसीजन अगर मैंने ले लिया तो ये गलत हो जाएगा, मेरी फैमिली और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो एजुकेशन मस्ट सर। हर समाज, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर आएं और मैक्सिमम एजुकेशन दे। जितना हायर एजुकेशन दोगे वो उतना बुलंदी पर जाएगा और उतनी तरक्की करेगा। जी सर। सर जी एक और क्वेश्चन निकलता है आपके साक्षात्कार पे। जिस तरीके से आपने बताया कि मेरा मीडियम उर्दू था, जी सर, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी और सेकंड लैंग्वेज हिंदी थी, तो कहीं ना कहीं हमने जब देखा उर्दू मीडियम वाले व्यक्तियों को तो उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज आपने कैसे की? एक्चुअली सर जबान जो होती है, वो भाषा जो होती है सर, अगर आप किसी एक भाषा की तरफ ही अपने आप को डाइवर्ट कर देंगे तो दूसरी भाषा जो है वो आपके बैक में चली जाएगी। और जब हम आगे बढ़ें तो हमको दोनों तीनों जितनी भाषाएं हम मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं, एटलीस्ट सीख सकते हैं, उतना तो हमको सीखना चाहिए। और इसके लिए मैंने इंग्लिश को भी तवज्जो दिया, हिंदी को भी तवज्जो दिया और उर्दू को भी स्पेशली तवज्जो दिया। बिल्कुल सर। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। थैंक यू। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? सर मैं क्या बताऊं, लीड लैब का ये जो मंच है ना, ये एक अनोखा मंच है सर। मैंने पिछले समझ लीजिए कि 40 से 45 साल में बुरहानपुर की इस सरजमीन के ऊपर ऐसा कोई मतलब मंच नहीं देखा जो लीड लैब जो कर रहा है। और मैं तो लीड लैब के लिए अपने मालिक से, ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि उसको चलाने वाले जितने भी उसके मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, मालिक उनको भी खूब तरक्की दे। और वो जिस तरीके से ये काम को कर रहे हैं, एक बुरहानपुर सर एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर एजुकेशन बहुत वास्ट है। बहुत छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो शायरी करते हैं सर। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे कविताएं लिखने लगे हैं यहाँ पर। तो ये शहर जो है ना, ये एक ऐतिहासिक शहर है और इसकी एक अपनी तारीख रही है। तो यहाँ पर उन बच्चों को अपनी प्रतिभा निकालने का, आगे बढ़ाने का एक मौका जो है वो लीड लैब दे रहा है। तो मेरा आपसे ये लीड लैब के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अभी आप हम जैसे लेक्चररों को, प्रोफेसरों को, मीडिया और बहुत सारे लोगों को मौका दे रहे हैं, इसमें बच्चों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और उन बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे भी जो है वो इंस्पायर होंगे और ये बुरहानपुर जो है वो पूरे दुनिया में छा जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को एक शेर के माध्यम से ख़त्म करना चाहूँगा। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है। अर्थात एक सफलता मिलने के बाद आपको बैठना नहीं है, दूसरी सफलता की तरफ बढ़ना है। दूसरी मिल जाए तो तीसरी सफलता की तरफ बढ़ना है, तीसरी मिल जाए तो चौथी सफलता की तरफ बढ़ना है। जब तक कि आप जीवित हैं, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपको सफल होना है। किसी एक सफलता पर आकर रुकना नहीं है। इस शेर का ये मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर।
सर, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में बताया कि आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे दर्शक, हमारे पालक सभी इसका अनुसरण करेंगे और देश को विश्व गुरु बनाने के राह पर अग्रसर करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।